हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। AWES के PRT के एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है, जिसका सेकंड वीडियो मैंने अभी कुछ ही समय पहले अपलोड किया था, परंतु किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। एंड के कुछ क्वेश्चंस रह गए और आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहा था कि मैंने जो एंड में जो क्वेश्चन करा रही थी उसे पूरा क्यों नहीं कराया, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। तो हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बचे हुए क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश के पैसेज के क्वेश्चंस रह गए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, जो सेकंड वीडियो था वो यहीं पर ही जो है वो रुक गया बीच में ही, इसके बाद पूरा अपलोड नहीं हुआ। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये था कि a माइनस बी 5 दिया हुआ है, ab इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा गया है। देखिए वो जो लास्ट वीडियो था #2, तो वो मेरा आधे में ही रुक गया। तो अगर आपने वहाँ पर देख लिया हो या इसको खुद सॉल्व कर लिया हो तो आप आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। वहीं अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। हमारा मोटिव तो है पेपर को सॉल्व करना, सिर्फ अपने क्वेश्चंस को चेक नहीं करना है, सिर्फ मार्क्स चेक नहीं करने हैं, हमें पेपर भी सॉल्व करना है। जनरली इस क्वेश्चन से थोड़ा इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट इसलिए कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जनरली ये क्वेश्चन आता है, परंतु इन्होंने क्यूब पर दे दिया। और जब क्यूब पर क्वेश्चन दे देते हैं तो उस समय हमें क्यूब की आइडेंटिटीज़ याद नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, a माइनस बी 5 गिवन है और a भी 3 गिवन है। देयरफॉर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a माइनस बी हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें निकालना है। a भी हमें 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 3, और a माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, 5 दे रखा है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। ठीक है, 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 45 आया। अब हम क्या करेंगे, 125 प्लस 45 कर देंगे विच इज़ 170। सो 170 इज़ द आंसर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 170। तो हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करी है, उन्होंने a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा था, जो हमारा 170 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एक ने साइकिल खरीदी है 700 रुपये की और सेल करता है उसे 15% लॉस पे, तो SP क्या होगा। देखिए इससे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, या फिर जैसे 15/100 है तो इसको 3/20 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद 20 में से 3 माइनस करके 17 और 20 करके भी कर सकते हैं। या फिर मैंने इसका एक उस समय मेरे दिमाग में एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आई और मैंने उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये कि देखिए 700 का 15% कितना होगा, 15 इंटू 7 कर लीजिए आप, और 15 इंटू 7 विच इज़ 105, और 7 में से 105 माइनस कर देंगे तो 695। तो 695 पे अगर वो बेचेगा तो उसे कितने का लॉस हो जाएगा, 15% का लॉस हो जाएगा, और यही उसका आंसर है। तो ये इस समय एकदम से दिमाग में कभी ट्रिक आ जाती है तो सॉल्व कर लेना चाहिए, परंतु हाँ हमें प्रॉफिट लॉस भी पूरा अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के, डिस्काउंट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे AWES में। तो इस बार तो प्रॉफिट लॉस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। A जो है वो भाई है B का, A इज़ द ब्रदर ऑफ B एंड C मदर ऑफ E। E इज़ द मदर ऑफ C। ये क्वेश्चन में थोड़ा वो हो गया है। E कौन है, C की मदर है। E जो है वो C की मदर है, और C ब्रदर ऑफ B, C जो है वो B का भाई है। D इज़ द फादर ऑफ B, D जो है वो फादर है B का। तो ये पूछा गया है देन हाउ E इज़ रिलेटेड टू D। ये जो E है वो D से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया तो कितनी आसानी हो गई कि A जो है वो B का भाई है और B जो है वो B का भाई है।
तो जब ये दोनों इसके बी के भाई हैं तो ए और बी भी भाई हुए। अच्छा, अब सी की माँ जो है वो इन सब की माँ भी होगी, और तो ऐसे ही बी का जो पिता होगा वो इन दोनों का भी पिता होगा। तो ये जो तीनों भाई हैं इनके ई जो है वो माँ है, डी जो है वो पिता है। तो माता पिता के बीच में क्या संबंध होता है? हस्बैंड वाइफ का। तो ई क्या है? ई इज़ द वाइफ ऑफ डी। आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर हम ऐसी फ्लो चार्ट बना लेंगे ना तुरंत, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 20, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो है 20। तो ये बताइए, तो जो एवरेज है वो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का दिया हुआ है 20 है। तो क्वेश्चन क्या था? द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 20, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो 7 लगातार लिखी हुई संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 20, उसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे। लेट द नंबर्स बी x, x+1 ऐसे कर करके x+6 तक हमारे कितनी हो गई? 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट एंड द n, यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, ये क्या हो गई? हमारी 7 डिजिट हो गई। ये कितनी है? 7 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 7। इस पे इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 20, तो हमने इक्वल्स में रख दिया 20। अच्छा, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 7x + 21 = 20 × 7, ये वाला 7 उधर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 140 माइनस 21, ये वाला 21 माइनस हो जाएगा, तो x = 119/7, दैट इज़ 17। अब इन्होंने x की वैल्यू हमारी 17 आ गई और इन्होंने लार्जेस्ट नंबर पूछा था, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? x + 6 का। तो 17 + 6 = 23, दिस इज़ द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 23। और जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैंने एपिस्टेमोलॉजी बताई थी, परंतु क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे था कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी और डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ नॉलेज। देखिए, जो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है उसको डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। इज़ अ स्टडी ऑफ द ऑरिजिन, जेनेसिस ऑफ नॉलेज, और इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ नॉलेज हम जब देखते हैं तो वो इस्टेब्लिश किसने की थी? जीन पियाजे ने। सो द आंसर इज़ जीन पियाजे। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसके कॉन्सेप्ट है? जीन पियाजे का। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ नॉलेज, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी होती है डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य कीजिए। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ पीछे के क्वेश्चंस रह गए, जिसको मैं दोबारा करा दे रही हूँ। परंतु हमारे चैनल पर सिर्फ AWS ही नहीं, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशन होती है। और अभी हमें CTET को, KVS को, NVS को और जो UP के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं इसको टारगेट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसा तो नहीं कर सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ हम CTET को ही फोकस करें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना। CTET तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, CTET के अलावा भी और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन पे भी फोकस करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉमन जो सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करना है। जैसे कि हर सब्जेक्ट में से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो CTET में भी आते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, अदर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। जैसे कि पैडोलॉजी है वो तो, और ऐसे भी सेंट्रल के सभी एग्ज़ाम में जो पैडोलॉजी होती है वो सिमिलर ही होती है, बस कुछ कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है। जैसे AWES में हमने देखा डिफरेंट है, वैसे ही और भी सेंट्रल के एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे हम डिफरेंस भी करते जाएंगे, परंतु जो एक कॉमन जो हमारा बेस होता है हमें वो तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। तो कल से आपके जो हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम को, सारे टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस करते हुए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको अच्छे से कर लेते हैं, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस जब दोबारा आएँ तो इस कॉन्सेप्ट पे हमसे जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना।
पैसेज के क्वेश्चंस देखिए, पैसेज था अ वॉयज ऑफ द राइटर ऑफ द टू द आर्टिक। देखिए ये वाले जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट मिलेगी आपको, पर क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, क्वेश्चन यही थे। परंतु हाँ, अब पूरा पैसेज याद करना तो आसान नहीं है ना। मुझे उसका सार पता है, मुझे उसका कंक्लूजन पता है कि पैसेज में क्या था और क्वेश्चंस कैसे आए थे, बट यहाँ पर लैंग्वेज आपको डिफरेंट मिलेगी। पर हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका सही था या गलत था। तो जो पैसेज था वो क्या था, अ वॉयज ऑफ द राइटर टू द आर्टिक। तो वो आर्टिक ओशियन की अपनी जर्नी बता रहा था। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है वॉयज। तो वॉयज क्या होता है, जर्नी होती है, लॉन्ग जर्नी सी के द्वारा, बाय सी रूट और द एयर रूट, उसे बोलते हैं वॉयज। तो जनरली जब कोई वॉयज पे जाता है तो वो वैसे भी बुक लिखता ही लिखता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जाता है तो उसे बहुत सारे एडवेंचर्स मिलते हैं, वो आर्टिकल्स लिखता है, और वो पेपर्स जो होते हैं वो पॉपुलर भी बहुत होते हैं। जैसे डार्विन का पेपर है, वो इतने सालों बाद अभी तक उसने क्या किया था, एक आइलैंड पे ही तो गया था, और वॉयज ऑफ द आइलैंड अभी तक उसका आर्टिकल जो है वो फेमस है। तो ये जो वॉयज था, ये ऑथर का आर्टिक ओशन पे था। वो 3 बार जा चुका था, हर समर में जाता था और इस बार भी गया था। जहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था लॉर्ड ऑफ द आर्टिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पैसेज पे बेस आया था, लॉर्ड ऑफ द आर्टिक कब आया था। अगर आपने मेरे पुराने पेपर्स भी सॉल्व जो हमने करवाए थे वो वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने बताया था कि पैसेज जब भी आप सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि जब आप पैसेज को पढ़ें तो आप क्वेश्चन को इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर पाएँ और पैसेज में भी उस एरिया पे ध्यान दे पाएँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन था लॉर्ड ऑफ द आर्टिक, इसके एक लाइन ऊपर जो है वो पोलर बियर की बात करी गई थी। तो डायरेक्ट तो लॉर्ड ऑफ द आर्टिक करके कोई नाम नहीं दिया था, परंतु एक लाइन पहले वो पोलर बियर की बात कर रहे थे और उसी कंटिन्यूटी में उन्होंने लॉर्ड ऑफ द आर्टिक जो है वो एक नाम दिया। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो पोलर बियर ही होगा। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था प्लम्पटेड के ऊपर। तो प्लम्पटेड का मीनिंग क्या होता है, देखिए जब मैंने इसको पैसेज में पढ़ा तो आप लोगों ने भी ये ध्यान दिया होगा कि इसकी लाइन से पढ़ के हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ हमें मीनिंग पता चल गया, पर जब हमने ऑप्शन देखे तब हमें पता चला कि इसका तो काफ़ी एकदम स्पेसिफिक मीनिंग पूछा है उन्होंने। तो प्लम्पटेड जो है वो पैसेज में कुछ इस तरह से यूज़ किया गया था कि जब वो जा रहे थे तो एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, जिसके कारण जो उनकी सेलिंग थी, जो बोट थी, वो भी डगमगाने लगी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी थी। और कुछ ही जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसी समय जो विंड है वो एकदम से कम हो गई। द विंड प्लम्पटेड एज इट वॉज स्टार्टेड। तो ये जो है उन्होंने लिखा था, यहाँ डिक्रीज़ के जगह यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिक्रीज़ लिख दिया है। तो वहाँ जो लाइन थी उसमें लिखा था द विंड प्लम्पटेड एज इट वॉज स्टार्टेड। तो मुझे लगा कि जैसे वो बड़ी थी वैसे ही कम हो गई, तो इसका आंसर तो डिक्रीज़ होगा। पर जब मैंने ऑप्शंस देखे तो उसमें था डिक्रीज़ शार्पली, लो, हाईली लो, और एक ऑप्शन और था। और प्लम्पटेड का पहले मीनिंग देख लेते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो प्लम्पटेड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। एकदम से जो है वो गिरना, किसी चीज़ का कम होना, एकदम से कम होना या एकदम से गिरना। जैसे शेयर मार्केट्स में कभी कभी प्लम्पटेड होता है, या विंड का है, या वाटर वेव्स का है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर था ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज शार्पली। ठीक है, डिक्रीज शार्पली मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो एक और क्वेश्चन था वो था कॉन्ट्राडिक्टरी के ऊपर। उसमें पूछा गया था कि जो आर्टिक लाइफ है वो हाउ इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर्स लाइफ। देखिए उसमें पैसेज में जो ऑथर है वो बता रहा था कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें बताई थी उसने। स्नो के बारे में बताई थी और लाइफ के बारे में बताई थी कि यहाँ पर जो एंशियंट लोग हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी जो लाइफ का सर्वाइवल है वो अर्थ के और सभी पार्ट्स से सबसे ज़्यादा है। और एक लाइन थी जो पैसेज में एग्जैक्टली यूज़ हुई थी, वही लाइन उन्होंने ऑप्शन में लिखी थी, बट एक वर्ड के कारण वो ऑप्शन सही नहीं था। तो पैसेज में उन्होंने यूज़ किया था
कि जो स्नो है और वो ग्लम्ड हो जाती है जगह जगह पर, ऐसा कहीं और नहीं देखने को मिलता। दिस कांट बी सीन नोवेयर एल्स इन अदर देन दिस। तो ऐसा कहीं और दिखाई नहीं देता, बट जो ऑप्शन था उन्होंने उसमें लिख दिया था उन्होंने एवरीवेयर अदर देन दिस। तो अगर कोई इन ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेगा उस ऑप्शन को तो उसी ऑप्शन को लगा देगा। मुझे जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो मुझे सही लगा ऑप्शंस में वो था आर्टिक लाइफ एंड अदर्स लाइफ। इसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे, बट हाँ मीनिंग इसका यही निकल रहा था। एक और जो फोर्थ क्वेश्चन था इस पैसेज पे वेस्ट, वो मैं भूल चुकी हूँ। अगर आपको याद हो तो हमें बता दीजिए, हम उसको भी कवर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच पाए और वो भी इस पेपर को सॉल्व कर पाएँ। वहीं हम और भी क्लासेस लाने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी पूरी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टीचिंग की जो वैकेंसियां हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क में आने वाली हैं। DSSB को थोड़ा समय लग जाएगा, परंतु KVS और NVS की वैकेंसियां जल्दी ही आने वाली हैं। CTET के बाद आपको 1 महीने में दोनों वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे भी KVS की वैकेंसी तो 2019 से ही आनी थी, परंतु ये जो पैंडेमिक हो गया इसके कारण वो रुक गई है। तैयारी पूरी हो चुकी है, तो KVS और NVS के लिए आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। सबसे ज़्यादा है NCERT, तो हम NCERT पे ही बेस्ड आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ऐसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।